वेलकम बैक साथियों। मनोविज्ञान के इस 30 प्रश्नों की महासंग्राम भाग 3 में आपका स्वागत है। आज हम बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए, लेकिन थोड़ा बैलेंस है, ना तो सब कठिन है और ना ही सब सरल है। हमें उम्मीद है कि आप 30 में से 20 प्रश्न जरूर कर देंगे। यह प्रश्न आपके रीड के लिए भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। सी टेट, यूपी टेट, एमपी टेट और हिमाचल टेट है, उनके लिए बहुत उपयोगी है, तो इनको ज़रूर याद रखें। इन 30 प्रश्नों में से आपने 20 प्रश्न कर दिए तो परीक्षा में आप पूरी तरह से तैयार माने जाएंगे। 30 में से 30 लाने हेतु। मनोविज्ञान इतना सरल विषय भी नहीं है जितना आप समझते हैं, और मनोविज्ञान इतना कठिन भी नहीं है जितना आप अनुभव करते हैं। अगर आपकी तैयारी कंसेप्चुअल हो तो आप सभी प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे पाएंगे। तो आज की क्लास 30 प्रश्नों का महासंग्राम आपके साथ आज शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अच्छा लगे तो इसे शेयर भी ज़रूर कर दें। तो लेट्स स्टार्ट पहले प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। कुछ लोगों ने इसे पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा, मैं भी पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। विल्हेम बुंट के अनुसार मनोविज्ञान केवल चेतन अनुभूति का विज्ञान था। मतलब विल्हेम बुंट ने मनोविज्ञान को चेतन अनुभूति का विषय माना था, जिसमें दो तत्वों को सम्मिलित किया गया था। पहला है संवेदन और दूसरा है भाव। विल्हेम बुंट ने इन्हीं दो तत्वों को महत्व प्रदान किया था। विल्हेम बुंट के अनुसार क्रमशः दोनों तत्व थे, अर्थात इन दोनों तत्वों की प्रकृति किस प्रकार की थी। दोनों ही आत्मनिष्ठ थे, दोनों ही वस्तुनिष्ठ हैं। पहला वस्तुनिष्ठ तथा दूसरा आत्मनिष्ठ है, और पहला आत्मनिष्ठ तथा दूसरा वस्तुनिष्ठ है। साथियों थोड़ा ध्यान रखें, कहीं न कहीं टाइपिंग में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है, तो आप इतने पढ़े लिखे हैं कि अपनी बुद्धि के अनुसार उस वर्ड को समझ लेंगे। यहाँ तो सभी सही है, जहाँ भी ऐसी मिस्टेक आती है वहाँ बात कर रहे हैं। तो आप अपना उत्तर दीजिए फटाफट, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। विल्हेम बुंट के अनुसार संवेदन और भाव दोनों ही आत्मनिष्ठ थे, दोनों ही वस्तुनिष्ठ थे। पहला वस्तुनिष्ठ यानी कि संवेदन है वह वस्तुनिष्ठ और भाव है वो आत्मनिष्ठ था, या उल्टा संवेदन है वो आत्मनिष्ठ और दूसरा क्या है, वस्तुनिष्ठ है। तो उत्तर आपके आने शुरू हो गए हैं। अब हम बताते हैं पहले का उत्तर क्या है। संवेदन है वह वस्तुनिष्ठ प्रकृति का होता है, जबकि भाव है वह आत्मनिष्ठ प्रवृत्ति का होता है। तो विल्हेम बुंट के अनुसार संवेदना है वह आत्मनिष्ठ वस्तुनिष्ठ होती है, और भाव है वो कैसा होता है, आत्मनिष्ठ होता है। तो पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल ध्यान से इसको याद रखना है। यह प्रश्न आपको पीडीएफ के रूप में भी प्राप्त हो जाएंगे। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, अगर आप वीडियो बाद में देखते हैं, ग्रुप से नहीं जुड़े हुए, तो व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए, हम आपको ये पेपर भेज देंगे। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़े। दूसरा प्रश्न बहुत सरल, बहुत लंबा, लेकिन उत्तर बहुत आसान है। ध्यान से समझिएगा। एक कॉलेज की छात्रा, ध्यान से इस प्रश्न को पढ़ना है, जो ध्यान भंग करने वाली आवाज़ के कारण पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन नहीं कर पा रही थी, तब छात्रा ने पाठ्य पुस्तकों को छोड़कर मनोरंजक उपन्यास पढ़ना प्रारंभ कर दिया। इस कारण से धीरे धीरे छात्रा में बिना किसी तरह के ध्यान भंगता का अनुभव किए पढ़ने की आदत बन गई। एडविन गुथरी के अनुसार यह क्या कहलाता है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझें। एक कॉलेज छात्रा के नाम से 2-3 प्रश्न आ ही जाते हैं। छात्रा ही आता है, छात्र तो कभी आता नहीं, क्योंकि छात्र तो बिल्कुल पढ़ते हैं। एक कॉलेज छात्रा अपना ध्यान आवाज़ के कारण नहीं लगा पा रही थी, तो उसने उपन्यास पढ़ना शुरू कर दिया जो रोचक थे। तो अब धीरे धीरे उस आवाज़ से उसका कंसंट्रेशन हट गया और पढ़ाई में मन लगने लगा। इसके अनुसार, एडविन गुथरी के अनुसार, यह क्या कहलाता है। श्रृंखलागत अधिगम, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, अनुबंधित क्रिया की उत्पत्ति, या परस्पर विरोधी उद्दीपन विधि। आपको समय दिया गया है 5 सेकेंड। इस 5 सेकेंड में आपको इन चारों ऑप्शन में से सही का पता लगाना है कि कॉलेज छात्रा में ये जो परिवर्तन आया वह क्या कहलाता है। तो अब हम बताते हैं। एडविन गुथरी ने बताया था बुरी आदतों को छोड़ने की विधियाँ। अगर आपकी बुरी आदतें हैं उनको छोड़ना है, तो बुरी आदतों को छोड़ने की विधियाँ कितनी बताई थी, 3 विधियाँ बताई थी। एक तो सीमा विधि, देहली विधि भी कहते हैं, दूसरा थकान विधि बताई थी, और तीसरी विधि बताई थी परस्पर विरोधी उद्दीपन की विधि। ये 3 विधियाँ है वह एडविन गुथरी द्वारा बताई गई थी बुरी आदतों को छोड़ने के लिए। तो
तो आप समझ गए होंगे इस दूसरे का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। यह कहलाता है परस्पर विरोधी उद्दीपन की विधि। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत सारे लोगों के जवाब है वह गलत आ रहे हैं, कोई बात नहीं, आगे और कोशिश करते रहें। तीसरा प्रश्न अब आपके सामने है। तीसरा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंट है। बालक द्वारा किया गया कोई भी कार्य जिसका स्पष्ट कारण बालक स्वयं भी नहीं जान पाता, यह कहाँ छिपा रहता है। अर्थात खुद नहीं जान पाता कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो कहाँ छिपा होगा। साइको एनालिटिकल थ्योरी से संबंधित ये प्रश्न है। पहला है अचेतन की प्रेरणाओं से, दूसरा है अर्धचेतन की प्रेरणाओं से, तीसरा है चेतन की प्रेरणाओं से, या ये तीनों चीजें हैं आंशिक रूप से सभी स्थलाकृतिक संरचनाओं से। अब ये स्थलाकृतिक संरचनाएं, सिगमंड फ्राइड ने इन तीनों को ही स्थलाकृतिक संरचनाएं कहा था, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। तो आपके पास 5 सेकेंड का समय है, आप इसका उत्तर जरूर दीजिए। वेरी गुड, बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं। मेरे प्रश्न का उत्तर इन चारों में से जिसने भी ए दिया है वह बिल्कुल सही है कि जिसका कारण हमें स्वयं पता नहीं होता वह हमेशा कहाँ छुपे होते हैं, अचेतन की प्रेरणाओं से। तो इस प्रकार की घटनाओं का संबंध किससे होता है, अचेतन से होता है। भाई जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं, ये ध्यान रखें। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। चौथा प्रश्न, आज हमने सरल प्रश्न लिए हैं, आपको पहले ही कह चुके हैं। जब किसी बालक में उपाहम, अहम एवं पराहम सामान्य ढंग से संबंधित होकर कार्य करे तो उस बालक का व्यक्तित्व किस प्रकार का होगा। ये तीनों ही चीज़ें हैं, वह सामान्य रूप से कार्य करती है, सामान्य ढंग से कार्य करती है, तो उस बालक का व्यक्तित्व कैसा होगा। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, सुस्पष्ट एवं समायोजित, अस्पष्ट एवं कुसमायोजित, अधिक श्रेष्ठ होगा या सामान्य प्रकार का होगा। प्रश्न में इसका उत्तर है, अगर ये सब सामान्य ढंग से कार्य करते हैं तो व्यक्तित्व किस प्रकार का होगा इन चारों में से। तो इन चारों में से आपने उत्तर दे दिया होगा बहुत फटाफट। इस प्रकार का व्यक्तित्व किस प्रकार का होगा, सामान्य प्रकार का। और यही काम है वह श्रेष्ठ तरीके से हो जाए तो पहला ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन दोनों ही एक साथ सही होंगे। लेकिन यहाँ सामान्य ढंग से लिखा हुआ है तो बालक का व्यक्तित्व भी सामान्य प्रकार का होगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा चौथे का। 5वें प्रश्न की ओर बढ़े। 5वां बहुत सरल प्रश्न है, हम कहे कि आपको प्रश्न बहुत सरल है। हार्मिक मनोविज्ञान के संदर्भ में विलियम मैकडूगल ने कितनी मूल प्रवृत्तियों को प्रमुख मूल प्रवृत्तियों के रूप में स्वीकार किया है। अब हार्मिक मनोविज्ञान है वह विलियम मैकडूगल ने दिया था। मूल प्रवृत्तियों की संख्या उसने बताई थी 14, लेकिन उसने कहा था कि इसमें से कितनी मूल प्रवृत्तियां है वह प्रमुख मूल प्रवृत्तियां मानी गई है, 14, 12, 7 या 5। आपका उत्तर आ गया होगा मेरे हिसाब से, इसलिए हम ज़्यादा वेट नहीं कर रहे हैं। मनोविज्ञान में विलियम मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियां तो 14 बताई, लेकिन प्रमुख मूल प्रवृत्तियों की बात करें तो प्रमुख मूल प्रवृत्तियां कितनी हैं, 7 हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखें। मूल प्रवृत्तियां तो 14 थी, लेकिन प्रमुख मूल प्रवृत्तियों में केवल कितनी मूल प्रवृत्तियों को सम्मिलित किया था, केवल 7 मूल प्रवृत्तियों को। आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न बहुत आसान लेकिन इंपॉर्टेंट उतना ही। जब अनुबंधन की प्रक्रिया में अनुबंधित उद्दीपक का प्रारंभ और अंत, बिल्कुल ध्यान से समझें, जब अनुबंधन की प्रक्रिया में अनुबंधित उद्दीपक है उसका प्रारंभ और अंत अनअनुबंधित उद्दीपक से पहले होता है, लेकिन दोनों के बीच कुछ समयांतराल होता है, यह किस प्रकार का अनुबंधन कहलाता है। सहकालिक अनुबंधन, विलंबित अनुबंधन, अवशेष अनुबंधन या पश्चगामी अनुबंधन। तो पावलोव ने इतने प्रकार के अनुबंधन बताए थे, सहकालिक भी बताया उसने, विलंबित भी बताया, अवशेष भी बताया, पश्चगामी भी बताया। लेकिन कंडीशन ये है, इस कंडीशन में ये अनुबंध किस प्रकार का कहलाएगा या किस प्रकार का अनुबंधन कहलाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, छठा, ध्यान रखें। तो इसका उत्तर हो जाएगा अवशेष अनुबंधन। छठे का उत्तर हो जाएगा सी, अवशेष अनुबंधन। सहकालिक क्या होते हैं, विलंबित क्या होता है, पश्चगामी क्या होता है, हमने पूरे वीडियो में ये बता दिया है। पहले का वीडियो डाला हुआ है मनोविज्ञान की क्लास में, वापस एक बार देख ले अगर नहीं पता हो तो। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। 7वां,
7वां प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से विमुखी अनानुबंधित उद्दीपक की श्रेणी में आते हैं। शब्दों पे ध्यान दें यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से विमुखी अनानुबंधित उद्दीपक की श्रेणी में आते हैं। खाना पीना और शोर, खाना कड़वा स्वाद और विद्युत धारा आघात, शोर कड़वा स्वाद और विद्युत आघात, या सभी के सभी है वह विमुखी उद्दीपक की श्रेणी में आते हैं। तो आपने स्किनर का सिद्धांत पढ़ा होगा और स्किनर के सिद्धांत में उद्दीपक दो प्रकार के होते हैं, प्रवृत्त्यात्मक उद्दीपक होते हैं और एक होते हैं विमुखी उद्दीपक। अब देखिए, प्रवृत्त्यात्मक तो कैसे होते हैं, सुगम्य होते हैं, जबकि विमुखी है वह कैसे होते हैं, दुखद होते हैं या फिर कैसे होते हैं, हानिकारक होते हैं। तो दो प्रकार के उद्दीपक बताए थे, एक तो प्रवृत्त्यात्मक उद्दीपक होते हैं और दूसरे विमुखी होते हैं। तो इसमें से विमुखी प्रकार का कौन सा है, आपने उत्तर दे दिया होगा या देना चाह रहे होंगे। हम उत्तर बता देते हैं 7वें का, शोर, कड़वा स्वाद और विद्युत आघात। यह तीनों ही दुखद हैं और हानिकारक हैं, इसलिए तीनों ही विमुखी अननुबंधित उद्दीपक की श्रेणी में आते हैं। अनुबंधित नहीं है, यह अनुबंधित है, इसलिए 7वें का उत्तर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, आगे बढ़े 8वें प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न भी दिखने में बहुत लंबा है लेकिन है बहुत छोटा। अधिगम की प्रक्रिया में सीखी हुई अनुक्रिया प्रबलित नहीं होने पर भी कुछ समय तक होती रहती है। मतलब आपने एक क्रिया सीखी, प्रबलन के कारण यह क्रिया है वो आपकी बिल्कुल अनुबंधित हो जाएगी, लेकिन प्रबलित नहीं भी हो तो यह क्रिया है वह कुछ समय तक होती रहती है। दूसरा कथन, तथापि समय के साथ बिना प्रबलन वाले प्रयासों की संख्या बढ़ने के साथ साथ अनुक्रिया का बल भी क्षीण हो जाता है। यानी कि प्रबलन की संख्या बढ़ने के साथ, लेकिन कौन से, बिना प्रबलन। ठीक है ना, मतलब ये प्रबलन बिल्कुल बंद हो जाए तो यह क्रिया भी अंत में जाके बंद हो जाती है। इसमें से प्रथम कथन किसकी व्याख्या करता है, यानी कि कथन एक क्या कहता है कि अधिगम की प्रक्रिया में सीखी हुई अनुक्रिया प्रबलित नहीं होने पर भी, यानी कि आप रीइंफोर्स नहीं करें तो भी कुछ समय तक होती रहती है। इसमें कथन एक का संबंध किससे है, विलोप से है, विलोप का प्रतिरोध है, विभेदन है या सामान्यीकरण है। तो कथन एक से संबंधित कौन सा सही होगा। आपका समय पूरा हुआ। विलोप का मतलब तो होता है क्रिया बंद हो जाना, विभेदन का मतलब होता है एक के प्रति अनुक्रिया करना और दूसरे के प्रति अनुक्रिया नहीं करना, और सामान्यीकरण का मतलब है दो उद्दीपकों के प्रति सेम क्रिया करना। तब एक ही ऑप्शन बचता है विलोप का प्रतिरोध। प्रश्न में ही उत्तर छुपा हुआ है कि प्रबलित नहीं होने पर भी कुछ समय तक होती रहती है, यानी कि वह अनुक्रिया विलोप का क्या करती है, प्रतिरोध करती है। इसलिए 8वें का उत्तर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा 8वें का। ठीक है, विलोप का प्रतिरोध। ओके, नेक्स्ट चलें 9वां प्रश्न। सेम वैसा ही है, दो कथन है, इन दोनों कथन में आपको क्या कहना है वो समझ लें। एक बच्चा काले कपड़े पहने व बड़ी मूछ वाले व्यक्ति से डरने की अनुक्रिया से अनुबंधित है। ठीक है ना, इस प्रकार के व्यक्ति से वह डर जाता है। बाद में जब भी नए व्यक्ति से मिलता है तो काले कपड़ों में है तथा दाढ़ी मूछ रखे हुए तो बच्चा भयभीत हो जाता है। अर्थात इस प्रकार के व्यक्ति से डरता है तो दूसरे व्यक्ति जो इसी प्रकार का उससे भी डरने लगता है। लेकिन एक अन्य अपरिचित जो दूसरे कपड़ों में दाढ़ी रहित व्यक्ति से मिलता है तो बच्चा नहीं डरता। अब व्यक्ति तो है ही, पहला भी व्यक्ति था दूसरा भी व्यक्ति था, लेकिन पहले व्यक्ति के कुछ विशेष गुणों से डरा, दूसरे व्यक्ति के कुछ वैसे गुण नहीं थे उससे नहीं डरा। घटना दो अनुबंधन की भाषा में क्या कहलाती है, अर्थात दूसरा कथन है यहाँ से लगाकर यहाँ तक, वह अनुबंधन की भाषा में क्या कहलाता है, सामान्यीकरण, विभेदन, सामान्यीकरण की असफलता या बी एवं सी दोनों, यानी कि विभेदन और सामान्यीकरण की असफलता। कभी कभी ऐसे ऑप्शन आते हैं तो आपका दिमाग है वह उस पर ही जाता है जो आपको अच्छा लगता है, ये दोनों हो सकते हैं। तो 90 प्रश्न का उत्तर है वास्तव में वही बी और सी दोनों। अब ध्यान से समझें, दो व्यक्ति थे, दो व्यक्ति में एक से तो डरता है और एक से नहीं डरता, इसका मतलब दोनों की क्रिया में क्या हो गया, विभेदन हो गया। और इसी से डरे और इससे भी डरने लगे तो वह कहलाता है सामान्यीकरण। दोनों से डरने लगे तो सामान्यीकरण है,
लेकिन एक से डरता है और एक से नहीं डरता, यहाँ पे हो गई सामान्यीकरण की असफलता। तो यहाँ ध्यान रखें, जब सामान्यीकरण की असफलता होती है तभी विभेदन की क्रिया होती है। तो 90 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका डी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे अप्लाइड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। फिर हम कहते हैं आप अनअकैडमी से पढ़ लें, उत्कर्ष से पढ़ लें, या फिर नामी ग्रामी जितने भी कोचिंग संस्थान हैं उनसे पढ़ लें, प्रश्न ऐसे नहीं मिलेंगे आपको। हमने बहुत मेहनत की इस प्रकार के प्रश्नों को ढूंढने के लिए। 10वें प्रश्न में हम आते हैं। 10वां बहुत आसान है। हमारे सामने ऐसी अनेक सामाजिक स्थितियाँ आती है जिसमें यह ज्ञात नहीं होता कि हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, हमें पता ही नहीं पड़ता कि हमें क्या करना है। उस कंडीशन में या ऐसी परिस्थिति में हम दूसरे व्यक्तियों के व्यवहारों का डैश 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 करते हैं तथा उसी तरह के व्यवहार करते हैं जिसे मॉडलिंग या सामाजिक अधिगम कहा जाता है। ये पूरा के पूरा कथन है वह अल्बर्ट बांडुरा का है, और अल्बर्ट बांडुरा ने यही सिद्धांत दिया था। अब यहाँ डैश 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 वाला रिक्त स्थान है, उसमें रिक्त स्थान हेतु उपयुक्त शब्दांश कौन सा है। ऐसी परिस्थितियों में हम दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार का अनुकरण करते हैं, व्यवस्थापन करते हैं, प्रेक्षण करते हैं या आत्मसातकरण करते हैं। तो बहुत आसान प्रश्न, दीजिए उत्तर आप, हम थोड़ा सा वेट कर रहे हैं आपके लिए। गुड, आपका समय समाप्त। देखिए, अनुकरण करते हैं, नहीं करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले अब इस लाइन को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ऐसी स्थितियों में हम दूसरे व्यक्तियों के व्यवहारों का प्रेक्षण करते हैं। प्रेक्षण यानी कि पहले देखते हैं तथा उसी तरह व्यवहार करते हैं। उसी तरह व्यवहार करते ये क्या हो गया, अनुकरण। तो अनुकरण से पहले की चीज क्या होती है, प्रेक्षण होती है। ये ध्यान रख के, पहले प्रेक्षण करते हैं फिर अनुकरण करते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिखने में छोटा है लेकिन बहुत गंभीर है। 11वें प्रश्न की ओर चले। 11वां तो बहुत आसान है, अब जितने भी हैं एक एक लाइन वाले हैं। फीड्स के अनुसार कौशल अर्जन के 3 चरण हैं। गेराल्ड फीड्स आपने नाम सुना होगा, यही फीड्स है। उसने कौशल अर्जन के 3 चरण बताए। निम्नलिखित में से कौन सा इसमें सम्मिलित नहीं है। कौशल अर्जन है वह फीड्स के अनुसार कौन सी श्रेणी में आता है, अधिगम की श्रेणी में आता है। अब उसने 3 चरण बताए, 3 चरण में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। संज्ञानात्मक चरण, साहचर्यात्मक चरण, प्रकार्यात्मक चरण या स्वायत्त चरण। अब ये प्रश्न हम कहाँ से लेते हैं, ऐसे भी पूछते हैं, हमने पढ़े नहीं। तो भैया कक्षा 11 और 12 की मनोविज्ञान पढ़ लीजिए, आपको किसी भी कोचिंग या किसी भी गाइड को पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ तक कि दूसरी कोई भी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं। कक्षा 11 की हर लाइन इंपॉर्टेंट, कक्षा 12 की हर लाइन इंपॉर्टेंट। तो यहाँ फीड्स के अनुसार कौशल अर्जन में कौन सा चरण सम्मिलित नहीं होना चाहिए। आपका उत्तर लगभग आ चुका है। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे में से कितने चरण बताए उसने, ए बताया, बी बताया और डी बताया था, अर्थात इसमें कौन सा नहीं है। तो उसने प्रकार्यात्मक चरण की व्याख्या नहीं की। तो सी है वह इसका सही ऑप्शन है। उसने जो चरण बताए थे वो संज्ञानात्मक चरण, साहचर्यात्मक चरण और स्वायत्त चरण की व्याख्या की। प्रकार्यात्मक चरण की उसने व्याख्या नहीं की। 11वां प्रश्न ये हो गया आपके सामने। 12वां उतना ही छोटा सा प्रश्न है। अब आप जो ये सुन चुके हैं इसी प्रकार के प्रश्न हैं। सम प्रत्यय के बारे में असत्य कथन कौन सा है। असत्य कथन का पता लगाना है सम प्रत्यय के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सम प्रत्यय का अर्थ एक श्रेणी से है जिसमें विशेषताओं का एक समूह अंतर्निहित होता है जो कि एक नियम या अनुदेश से जुड़ा रहता है। पहला कथन तो ये हो गया। दूसरा है सम प्रत्यय कृत्रिम एवं स्वाभाविक हो सकते हैं। सम प्रत्यय कृत्रिम भी हो सकता है, स्वाभाविक भी हो सकता है। कृत्रिम सम प्रत्यय कुपरिभाषित होते हैं जबकि स्वाभाविक सम प्रत्यय सुपरिभाषित होते हैं। और डी ऑप्शन है सभी कथन है वह सत्य है। अब असत्य की पहचान करनी है आपको 12वें में। तो 12वें में पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ये चारों आपने पढ़ लिए होंगे। अब हम उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है वह बिल्कुल सही है। सम प्रत्यय एक श्रेणी है, विशेषताओं का समूह है जो एक नियम या अनुदेश से जुड़े रहते हैं। सम प्रत्यय दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं। लेकिन तीसरा ऑप्शन है उसमें हमने कुछ उल्टा किया है। कृत्रिम सम प्रत्यय है वो तो सुपरिभाषित होते हैं।
कृत्रिम संप्रत्यय सुपरिभाषित होते हैं जबकि स्वाभाविक वह कुपरिभाषित होते हैं। तो यहाँ पे ये उल्टा है, यहाँ पे सुपरिभाषित आना चाहिए और यहाँ कुपरिभाषित आना चाहिए। तो संप्रत्यय के बारे में असत्य कथन कौन सा हो गया? सी हो गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। 13वें क्वेश्चन की ओर बढ़े। 13वां बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ये कल हमने एक ग्रुप में पूछा था। मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत का प्रणेता माना गया है वी मैकडूगल, के मैकडूगल, जे मैकडूगल या डब्ल्यू मैकडूगल। तो आपने नाम पढ़ा होगा विलियम मैकडूगल। तो विलियम होता है डब्ल्यू से, तो इसका आंसर हो गया डब्ल्यू मैकडूगल यानी कि डी हो गया। बहुत सरल प्रश्न है, आगे चलते हैं, इस पर ज़्यादा व्याख्या नहीं करनी है। 14वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन के बारे में सत्य कथन का पता लगाइए। क्रिया प्रसूत अनुबंधन किसने दिया? आपको बिल्कुल याद है, स्किनर द्वारा दिया गया। दूसरा, कोई भी अनुक्रिया क्रिया प्रसूत हो सकती है जो एक प्राणी द्वारा स्वेच्छा से की जाती है। दूसरा कथन ये हो गया। तीसरा है, यह अधिगम का एक प्रकार है जिसमें अनुक्रिया को प्रबलन द्वारा मजबूत बनाया जाता है तथा कोई भी घटना प्रबलक हो सकती है जो पूर्वगामी अनुक्रिया की आवृत्ति को बढ़ाती है। ठीक है, यह बढ़ाती है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन की दर प्रबलन के प्रकार पर नहीं बल्कि प्रबलित प्रयासों की संख्या पर निर्भर करती है। ये 4 कथन है। इन 4 कथन में से आपको कौन से कथन है वह सत्य लगते हैं? 5 सेकंड का टाइम दे रहे हैं आपको, पढ़ने में थोड़ा टाइम लग रहा होगा। कौन सा कथन सत्य होना चाहिए? ढूंढिए उत्तर। लगभग आपने उत्तर ढूंढ लिया होगा। पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है या चौथा सही है? तो स्किनर के द्वारा दिया गया बिल्कुल सही है, तो पहला कथन सही है। दूसरा, कोई भी अनुक्रिया क्रिया प्रसूत हो सकती है जो एक प्राणी द्वारा स्वेच्छा से प्रकट की जाती है, बिल्कुल सही है दूसरा कथन। तीसरा, यह अधिगम का एक प्रकार है जिसमें अनुक्रिया को प्रबलन द्वारा मजबूत बनाया जाता है, एंड सो ऑन। यह कथन भी क्या है? सही है। अब बात करें चौथा। चौथा क्या है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन की दर प्रबलन के प्रकार पर नहीं बल्कि प्रबलन की संख्या पर निर्भर करती है। गलत ये, क्योंकि यह प्रबलन के प्रकार पर भी निर्भर करती है। बिल्कुल, किस प्रकार का प्रबलन दे रहे उसके टाइप पर भी डिपेंड करती है और उसके नंबर यानी कि प्रयासों की संख्या पर भी निर्भर करती है। तो चौथा कथन है वो क्या है? असत्य है। तो कौन से सही है? केवल 1, 2, 3। कौन से ऑप्शन में है 1, 2, 3? तो डी में है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 15वें प्रश्न की ओर चले। 15वां बहुत आसान है। जो बालक शर्मीले होते हैं एवं अंतर्व्यक्तिक अंतर्क्रिया करने में किसी कठिनाई का अनुभव करते हैं उन्हें दिया जाता है या दी जाती है? क्या दिया जाता है भैया? क्या दी जाती है? आग्रहित प्रशिक्षण दिया जाता है, जैव प्रतिप्ति चिकित्सा दी जाती है, प्रतिप्राप्ति चिकित्सा दी जाती है, अंतः विस्फोटक चिकित्सा दी जाती है या फिर अपलावन प्रशिक्षण एवं क्रमिक असंवेदनीकरण। जो लंबा होता है वो हमेशा सही नहीं होता। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? 15वां प्रश्न आपके दिमाग में। तो यहाँ समझें, 15वें का उत्तर आपने 15वें का उत्तर आपने दे दिया होगा। इसका उत्तर है ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो बाकी के 3 ऑप्शन भी समझ लें। जैव प्रतिप्राप्ति चिकित्सा किसके लिए होती है? तो जैव प्रतिप्राप्ति चिकित्सा ऐसे व्यक्तियों के लिए होती है जिनको उकसा देते हैं तो उकसा देने पर मन है वह अशांत हो जाता है, इनका रक्तचाप बढ़ने लगता है और घबराने लग जाते हैं। तो उन लोगों को सही करने के लिए जैव प्रतिप्राप्ति चिकित्सा का प्रयोग किया जाता है। अंतःस्फोटक चिकित्सा, यह कोई भी ऐसे व्यक्ति है जो असामान्य एवं अतार्किक भय है, असामान्य भय है या अतार्किक भय है। इस अतार्किक भय को दूर करने के लिए इस प्रकार की विधि प्रयोग में ली जाती है। इसमें अपलावन भी शामिल हो गया। और लास्ट है क्रमिक असंवेदनीकरण। यह तब प्रयोग में लिया जाता है जब अत्यधिक दुश्चिंता आ जाए। ठीक है ना? तो ये चारों ऑप्शन है, उसमें से शर्मीले बालक के लिए कौन सा आएगा? आग्रहिता प्रशिक्षण। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए सही हो जाएगा।
16वें क्वेश्चन की ओर बढ़ें। 16वां क्वेश्चन बहुत छोटा प्रश्न है। एक दिए हुए कृत्य या समस्या के लिए अनेक विचार उत्पन्न करने की योग्यता क्या कहलाती है? यह प्रश्न है सृजनात्मकता से, क्रिएटिविटी से रिलेटेड है। क्रिएटिविटी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इसमें आपको उत्तर ढूंढना है 16वें का कि आप एक कृत्य या समस्या दी है, उसके लिए आप अनेक विचार उत्पन्न करते हैं अपने दिमाग में, तो ये चिंतन प्रवाह कहलाता है, लचीलापन कहलाता है, मौलिकता कहलाता है या विस्तारण कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके लिए आपको तैयार रहना। ये परीक्षा में बिल्कुल आ सकता है। अगर आप एक समस्या पर अनेक विचार उत्पन्न करें तो यह कहलाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, चिंतन प्रवाह कहलाता है। बाकी लचीलापन क्या है, मौलिकता क्या है और विस्तारण क्या है, यह आप हमारे वीडियो में ज़रूर पढ़ चुके होंगे। अभी तक जिसने नहीं देखे साइकोलॉजी के वीडियो, वो जाके ज़रूर देख ले, हमारी प्लेलिस्ट में मनोविज्ञान में मिल जाएंगे। तो ये प्रश्न हो गया 16वां और 16वें का ऑप्शन हो गया ए। बहुत आसान प्रश्न था। 70वें प्रश्न की ओर चलें। बहुत कम प्रश्न बचे हैं अब। 70वां प्रश्न है, सृजनात्मक चिंतन में प्रबल अनिच्छा का भाव उत्पन्न होने पर कुछ समय के लिए यह समस्या या कार्य छोड़ दिया जाता है, यह क्रिया क्या कहलाती है? आप कुछ कार्य करने के लिए बैठे हुए, थक गए, आपको कुछ नहीं उपाय मिल रहा है, तब उस कार्य को आप छोड़ देते, बाढ़ में जाए, कुछ नहीं करना, इसके बाद एक बार और रिफ्रेश होकर वापस आ जाते। लेकिन प्रबल अनिच्छा का भाव उत्पन्न हो जाए तब आप उस समस्या या कार्य को छोड़ देते हैं, यह क्रिया क्या कहलाती है? 70वां, तैयारी की अवस्था, उद्भवन की अवस्था, प्रदीप्ति की अवस्था या सत्यापन की अवस्था। ये बिल्कुल सृजनात्मक चिंतन के सृजनात्मकता के 4 चरण हैं। यह 4 चरण में से कौन सा इस घटना को परिभाषित करता है? तो 70वें का उत्तर आपने दे दिया होगा और 70वें के उत्तर में सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, उद्भवन की अवस्था। किसी कार्य को छोड़ देना, ये उद्भवन होता है। इसके बाद उस कार्य को वापस शुरू करें तब कहलाता है प्रदीप्ति की अवस्था। बिल्कुल ये चारों हैं वह क्रमानुसार हैं, तो कार्य को छोड़ देना उद्भवन की अवस्था कहलाता है। 70वां। अब चलते हैं 18वां, बहुत इंपॉर्टेंट 18वां, चिंतन। इसके बारे में सत्य कथन कौन सा है, यह पता लगाना आपको। पहला, चिंतन एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है। दूसरा, चिंतन के माध्यम से सूचनाओं का प्रहसन किया जाता है। चिंतन का अनुमान व्यवहार से किया जा सकता है। यह मानसिक प्रतिमा एवं सम प्रत्यय दोनों ही हो सकता है। 1, 2, 3 और 4, 18वें में से कौन सा सही है? केवल 1, 2 सही है, केवल 1, 2, 3 सही है, केवल 2, 3, 4 सही है या सभी कथन सत्य है? तो आपका दिमाग सबसे पहले सभी कथन सत्य है उस पर ही जाता है, हमें पता है। लेकिन इस प्रश्न में 18वें में आपने उत्तर दे दिया होगा। अब देखिए 18वें में ये जितने भी कथन है 1, 2, 3 और 4 सभी कथन है वह सत्य है, इसलिए 18वें का हो गया डी आंसर। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं 19वां प्रश्न। 19वें प्रश्न पर आपके अब जितने भी प्रश्न हैं, ये 11 प्रश्न, वो हमने पहले टेस्ट में ले चुके हैं, इसलिए इस पर ध्यान रखें। मंदबुद्धि बालकों हेतु पाठ्यक्रम एक निर्मित किया गया था, 10 आधारीय पाठ्यक्रम। इस 10 आधारीय पाठ्यक्रम का निर्माण किसने किया था? गाल्टन ने, स्किनर ने, हर्बर्ट ने या गोल्डस्टीन ने? पहले तो समझ लें कि 10 आधारीय पाठ्यक्रम का संबंध किससे है? मंदबुद्धि बालकों से है। अब ये 10 आधार बताए थे कि इस प्रकार के पॉइंट है, 10 पॉइंट वह पाठ्यक्रम में रखने हैं। यह 10 आधारीय पाठ्यक्रम है, वह इन चारों में से किसने बनाया? बहुत सरल प्रश्न है, इसका उत्तर हो जाएगा डी, गोल्डस्टीन ने इस प्रकार के पाठ्यक्रम का निर्माण किया था, 10 आधारीय पाठ्यक्रम। तो संबंधित व्यक्ति गोल्डस्टीन है और किसके लिए बनाया था? मंदबुद्धि बालकों के लिए बनाया था। अगले प्रश्न की ओर चले, 20वां प्रश्न, बहुत आसान 20वां भी, ये भी आप पढ़ चुके होंगे। एक बालक पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता, बर्ट के अनुसार यह पिछड़ेपन का कौन सा कारण है? पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता मतलब पढ़ना तो चाहता है लेकिन वो पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता है। इंटेलिजेंट भी हो सकता है, ये कैसा भी हो सकता है। इनमें से कौन सा एक कारण है बर्ट के अनुसार? स्वभाव संबंधी दोष है, बौद्धिक क्षमता में कमी है, कर्तव्य त्यागिता है या अस्वस्थ वातावरण के कारण ऐसा कर रहा है? तो बर्ट के अनुसार इन चारों में से कौन सा होना चाहिए? आपने उत्तर दे दिया होगा।
बर्ट ने कहा था कि बालक जब पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता, इंटेलिजेंट है कुछ भी है पर पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहा है, तो 20वें का उत्तर हो जाएगा आपका 3, जिसको बोलते हैं कर्तव्य त्यागिता। अपने कर्तव्य को त्याग दिया, उसने पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहा है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। 21वें प्रश्न की ओर चलें। 21वां बहुत आसान है, आपने उत्तर दे दिया होगा। एथेटोसिस का संबंध है, यह प्रश्न है वह पीटीआई ग्रेड 3 में पूछा जा चुका है। एथेटोसिस का संबंध किससे है? कठोरता से है, निरुद्देश्य गति से है, अनियंत्रित गति से है या सभी से है? इन 4 में से कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है? ये सभी वाला या फिर कठोरता, निरुद्देश्य गति या अनियंत्रित गति? तो बिल्कुल आपने सोचा, वो सही सोचा है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 21वां, बहुत इंपॉर्टेंट, निरुद्देश्य गति से संबंधित है, तो 21वें का ऑप्शन हो गया बी। 22वें की ओर चले अपन। 22वां प्रश्न है GMCTCS में अपसारी चिंतन की कौन सी योग्यता सम्मिलित नहीं है? ये क्रिएटिविटी टेस्ट फॉर कॉलेज स्टूडेंट, ये GM आप समझ गए होंगे किसने बनाया था? गिलफोर्ड एवं मेरीगोल्ड ने, ठीक है। तो ये प्रश्न है वह बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें अपसारी चिंतन की कौन सी योग्यता सम्मिलित नहीं है? 4 योग्यताएं यहाँ पे, केंद्राभिमुख चिंतन, रूपांतरण, पुनः परिभाषित करना या सभी योग्यताएं सम्मिलित है। तो भाई यहाँ पे अपसारी चिंतन लिखा हुआ है, तो इस टेस्ट में केंद्राभिमुख चिंतन का कोई कार्य नहीं है। चिंतन 2 ही होते हैं, केंद्राभिमुख और केंद्र विमुखी। केंद्र विमुखी को ही क्या बोला जाता है? अपसारी चिंतन बोला जाता है। तो कौन सी योग्यता सम्मिलित नहीं है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, 22वां ए है। ओके, 23वें में चलें। 23वां बहुत आसान प्रश्न है, अंतर्दृष्टि द्वारा समस्या का हल किससे संबंधित है? मतलब गेस्टाल्ट में सूझ का सिद्धांत था, उसमें किसी समस्या को हल करने के लिए इन 4 में से कौन सा संबंधित है? तैयारी, इल्यूमिनेशन, इंक्यूबेशन और पुनरावृत्ति। तो आपने इसी में से 2 प्रश्न तो एलिमिनेट कर दिए होंगे, 2 ऑप्शन, कि ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो अब बचे कितने? 2 ही बचे। दोनों में से कौन सा सही है? इल्यूमिनेशन या इंक्यूबेशन? 23वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और 23वें का उत्तर हो जाएगा इल्यूमिनेशन। बहुत ध्यान से समझे, इस अंतर्दृष्टि द्वारा समस्या का हल करना ही क्या कहलाता है? इल्यूमिनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको बिल्कुल ध्यान रखें। 23वां। 24वें प्रश्न की ओर बढ़े। तो 24वां प्रश्न बहुत आसान दिया है हमने, स्थल सीमांकन प्रशिक्षण का संबंध किस प्रकार के बालकों हेतु है? स्थल सीमांकन प्रशिक्षण दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित, गामकहीनता या फिर सभी से? सभी प्रकार के बालकों को क्या यह प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए? तो आपने अंधे लोगों को देखा होगा कि अंधे लोगों को यहाँ कुर्सी है, यहाँ टेबल है, यहाँ दरवाज़ा है, इस प्रकार से हर चीज़ की जानकारी दी जाती है और इस प्रकार की जानकारी कहलाती है स्थल सीमांकन प्रशिक्षण। तो स्थल सीमांकन प्रशिक्षण का संबंध किससे है? दृष्टि बाधित बालकों से। 24वें का हो जाएगा ए हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगली ओर चलें, 25वां प्रश्न। अब बहुत कम प्रश्न बचे हैं। 25वें प्रश्न में लिखा है, अस्पष्ट उच्चारण का संबंध किससे है? कोई बालक है वह अस्पष्ट उच्चारण कर रहा है, तो उस क्रिया को क्या कहेंगे? अनेथन अफेसिया, सेंसरी अफेसिया, अप्रेक्सिया या अग्राफिया? इन 4 बीमारियों में से कौन सी बीमारी है वह अस्पष्ट उच्चारण से संबंधित है? तो ये आपने ग्राफिया, लेक्सिया यानी बहुत सारे पढ़े होंगे। इसका सही उत्तर क्या होगा? बहुत सारे लोगों ने दे दिया है। 25वें में उत्तर हो जाएगा आपका ए, अनेथन अफेसिया। अनेथन अफेसिया का मतलब है किसी बालक का अस्पष्ट उच्चारण करना। बाकी 3 है, वहाँ आपको पता है हमने गेस्टाल्टवाद के बाद इसी बीमारियों को पढ़ाया था। तो 25वें का उत्तर हो जाएगा अनेथन अफेसिया। अनेथन अफेसिया का संबंध किससे है? अस्पष्ट उच्चारण से है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े, 26वां। ये भी आपके दिमाग में ज़रूर होगा। द बैकवर्ड चाइल्ड पुस्तक के लेखक कौन हैं? यह पुस्तक किसने लिखी थी? ओस्टवाल्ड ने, स्टैनली हॉल ने, पोम्पोनोजी ने या इसमें से कोई नहीं? आपको समय दिया जा रहा है, बताइए इन 4 में से
यह किताब ओस्तवाल ने लिखी, स्टैनली हॉल ने लिखी या पोम्पोनो जी ने लिखी, या इनमें से कोई नहीं था? बिल्कुल सही ऑप्शन जिन्होंने दिया है डी सही है, इनमें से कोई नहीं। तो भाई ये पुस्तक किसने लिखी थी? तो बैकवर्ड चाइल्ड है, वह पुस्तक लिखी थी बर्ट ने लिखी थी। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं सही है क्योंकि बर्ट इसमें ऑप्शन नहीं है। तो ये प्रश्न है वह ऑप्शन हो जाएगा डी सही हो जाएगा। 27वें की ओर चले। 27वां भी बहुत सरल प्रश्न है। भारत के विद्यालयों में हाउस सिस्टम किस विधि पर आधारित है? आपने हाउस देखे होंगे, ग्रीन हाउस, येलो हाउस, रेड हाउस, विवेकानंद हाउस, इस प्रकार के हाउस होते हैं। वह इन चारों में से कौन सी विधि पर आधारित है? तो ये भी हम आपको एक वीडियो में बता चुके हैं। यह डाल्टन विधि पे आधारित है, किंडरगार्टन पे, प्रयोजना विधि या ह्यूरिस्टिक मेथड पे आधारित है। उत्तर आप बताइए। बिल्कुल, जिन्होंने बताया है वो धन्यवाद के पात्र हैं। भारत में जो हाउस सिस्टम है वह डाल्टन विधि पे या डाल्टन योजना पे आधारित है। ठीक है, इसे डाल्टन विधि या डाल्टन योजना के नाम से भी जाना जाता है। किसने दिया ये? तो ये भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। डाल्टन योजना किसने प्रतिपादित की थी? 28वीं की ओर चले। 28वां प्रश्न है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यह मापन एवं मूल्यांकन से संबंधित है। प्राप्तांकों का उस आयु श्रेणी समूह से तुलना करना किस प्रकार का मानक है? जो प्राप्तांक है उसी आयु समूह से उन प्राप्तांकों की तुलना की जाए, तब यह आयु मानक कहलाता है, श्रेणी मानक कहलाता है, शतांश मानक कहलाता है या प्रतिमान मानक कहलाता है। 28वां बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये चीज़ है वो केवल हमारे वीडियो में ही मिलेगी। ये मानक क्या होते हैं बाकी आप कितने भी वीडियो देख लीजिए नहीं मिलेगी। तो 28वें का उत्तर हो जाएगा आपका सी, शतांश मानक कहलाते हैं। जब किसी आयु समूह का आयु श्रेणी समूह से प्राप्तांकों की तुलना की जाए तो इसे शतांश मानक की श्रेणी में रखा जाता है। तो 28वें का ऑप्शन हो गया सी हो गया। 29वें की ओर चलें। 29वां भी बहुत सरल प्रश्न है, दो ही प्रश्न बचे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी आयु विषय आधारित होती है? मतलब हर विषय से अलग अलग संबंधित होती है, गणित, विज्ञान, सामाजिक, इस प्रकार से। इसे शैक्षिक आयु कहते हैं, उपलब्धि आयु कहते हैं, मानसिक आयु कहते हैं या बुद्धि लब्धि आयु कहते हैं। 29वें में कौन सी आयु इन चारों में से विषय आधारित होती है, अर्थात विषय के अनुसार निर्धारित की जाती है? तो बहुत सारे लोगों ने सही ऑप्शन दिया इसका। इसे बोला जाता है उपलब्धि आयु। तो इसे आंसर के रूप में बी लिखेंगे। विषय आधारित आयु है वह हमेशा उपलब्धि आयु कहलाती है। और आज का अंतिम प्रश्न जो सबसे सरल है, शैक्षिक आयु का समप्रत्यय सर्वप्रथम किसने दिया? तो आपने बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों के नाम सुने हैं जिन्होंने अलग अलग प्रकार के कंसेप्ट दिए थे बुद्धि से संबंधित। अल्फ्रेड बिने ने दिया, रुडोल्फ स्टीनर ने दिया, वेस्टलर ने दिया या ओस्टवाल्ड ने दिया। इन चारों में से आपका दिमाग किस तरफ जाता है? 30वां प्रश्न आज का अंतिम प्रश्न है। 30वें प्रश्न का ऑप्शन हो जाएगा शैक्षिक आयु का समप्रत्यय सबसे पहले रुडोल्फ स्टीनर के द्वारा दिया गया था। तो 30वें प्रश्न का ऑप्शन है बी सही है। तो आज की इस मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी में आपने भाग लिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे YouTube चैनल तो सब्सक्राइब कर ही चुके हैं, आप पढ़ रहे इसलिए लग रहा है, लेकिन आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी साथ में सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको और तकलीफ आए तो हमारे ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज कर सकते हैं। अगली प्रश्नोत्तरी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहेगी, इसके लिए पूरी तरह से हमारे वीडियो देखकर तैयार रहें। आज के प्रश्नों में जिसने भी भाग लिया वह बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। फिर निवेदन करते हैं, वीडियो को पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपके पास नहीं पसंद आए तो डिसलाइक का ऑप्शन है, उल्टा अंगूठा, उसे भी दिखा सकते हैं। भाई कोई बात नहीं, हम अपने खुद में इम्प्रूवमेंट करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी। थैंक यू एंड कीप स्माइलिंग। पढ़ते रहिए।